दे रहा हूँ उसमें मुख्य तौर मैंने 3 हिस्से रखे हैं। नंबर 1 हिस्सा मैं आपको कैटरैक्ट के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा। सेकंड हिस्से में मैं आपको ग्लोकोमा के बारे में बताऊंगा जिसको काला मोतिया बोलते हैं। और तीसरे हिस्से में कोरोना टाइम्स में जब हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, हमारा कंप्यूटर टाइम इतना बढ़ गया है, तो उसमें आंखों का हम कैसे ज्यादा ध्यान दें। तो ये 3 हिस्सों में मैं आपको बताऊंगा आज की टॉक में। पहला हिस्सा शुरू करते हैं कैटरैक्ट। सो कैटरैक्ट क्या है? जो मैंने आपको बताया कि लेंस जो लाइट को पर्दे पे फोकस करता है, यहाँ बीच में आप देख सकते हैं कि वो लेंस जो है सफेद पड़ गया है। जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, उसी तरह से जो आंखों का लेंस है उसमें समय के साथ सफेद धब्बे आ जाते हैं। तो अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता जिसके साथ हम पैदा हुए, तो वो पूरी की पूरी रोशनी पर्दे तक फोकस नहीं कर पाता है। इसी को बोलते हैं सफेद मोतिया यानी कि कैटरैक्ट। तो ये हमें दिखा रहा है फोटो की कैटरैक्ट जो लेंस है जब वो साफ होता है तो कैसे रोशनी पर्दे तक जाती है। जब लेंस में मोतियाबिंद आ जाता है, सफेद धब्बे आ जाते हैं, तो पर्दे तक रोशनी पूरी नहीं पहुंच पाती। जब हम नॉर्मल देखते हैं तो कैसी कोई फोटो दिखती है, और जब कोई कैटरैक्ट का मरीज होता है उसको कैसे धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि लाइट जो है पूरी अंदर नहीं पहुंच पा रही है। सो जो जिनको मोतियाबिंद होता है उनको कैसे पता चले? उनको दूर का देखने में दिक्कत आएगी, पढ़ने में दिक्कत आएगी, कलर्स जो हैं फेड होते हुए दिखाई देंगे। कई लोग, बड़े लोग आके बताते हैं कि जो भिंडी पहले हरी थी, टमाटर लाल था, आज वो उतना हरा नहीं है, उतना लाल नहीं है। जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनकी शक्ल पहचानने में दिक्कत आएगी। जब लाइट स्कैटर होती है सफेद मोतिये से, तो आगे सामने से आती हुई रोशनी भी चमक मारती है। इस वजह से रात को ड्राइविंग करने में भी दिक्कत आती है। कैटरैक्ट किसको होता है? जैसे बाल सफेद सबको होते हैं, उसकी कोई फिक्स्ड एज नहीं होती है, ऐसे ही सूनर और लेटर सबको ही होना है। हाफ ऑफ द पीपल बिटवीन 52 to 64 को कैटरैक्ट होता है। और कम उम्र में भी मोतियाबिंद देखा गया है। उसका कारण रहता है कि कोई चोट लग जाए, या फिर कोई सिस्टमिक बीमारी हो, जैसे कि बीपी शुगर किसी को हो, या फिर स्मोकिंग, ट्रॉमा, कोई स्टेरॉइड्स ले रहा हो, या रेडिएशन से एक्सपोजर हो, या फिर आंखों में इन्फ्लेमेशन होती रहती हो बार बार। इन कारणों के चलते मोतियाबिंद जल्दी भी आ सकता है। कैटरैक्ट को ट्रीट कैसे करते हैं और कब करते हैं? जब भी कैटरैक्ट आपकी विजन को इम्पेयर करता है, आपको आपके नॉर्मल डे टू डे काम में इंटरफेयर करता है, तो ये टाइम है कि हम उसको ऑपरेट करें, उसको ट्रीट करें। कैटरैक्ट के इलाज के लिए कोई दवाई नहीं आती है, कोई एक्सरसाइज नहीं आती है। ओनली प्रूवन ट्रीटमेंट इज सर्जरी। सर्जरी यानी कि जो लेंस सफेद हो गया है उस लेंस को निकालना है, और वहां पे एक हमें साफ लेंस को रखना है। और इसके लिए सबसे सेफ और सबसे लेटेस्ट प्रोसीजर है फेको इमल्सिफिकेशन। और आज की कैटरैक्ट सर्जरी में कोई हॉस्पिटल स्टे नहीं है, सेफ, फास्ट और कंफर्टेबल है। कोई स्टिच नहीं लगता है, 2 मिलीमीटर से भी छोटे द्वार से ऑपरेट किया जाता है। वॉक इन एंड वॉक आउट प्रोसीजर है। आप सुबह आते हैं, प्रोसीजर सिर्फ आधे घंटे का है, बट आप सुबह आएंगे, आधा 1 घंटा ड्रॉप्स डलेंगी, 15-20 मिनट का प्रोसीजर होगा, फिर आप 1-1.5 घंटा रिलैक्स करेंगे, ड्रॉप्स वगैरह पोस्ट ऑप केयर समझेंगे, और दोपहर तक दोबारा घर पहुंच सकते हैं। तो पेशेंट यूजुअली सेम डे ही घर चले जाते हैं। उसके बाद ऑपरेशन के नेक्स्ट डे एक बार दिखाना होता है, 1 हफ्ते एक बार, और 1 महीने के बाद एक बार। डिस्कम्फर्ट भी 1-2 दिन थोड़ा रहता है, उसके बाद वो ठीक होता जाता है। पैच भी 2 या 3 घंटे में जो पट्टी लगी है वो भी उतार सकते हैं। मोतियाबिंद करने का जो मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट तरीका है फेको इमल्सिफिकेशन, जो कि हमारे यहाँ माइक्रो इंसिशन से किया जाता है, यानी कि 2 मिलीमीटर से भी छोटे द्वार से किया जाता है। इससे क्या रहता है कि कोई टांके की जरूरत नहीं है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, और पेशेंट को कोई भी सूजन, वाटरिंग, इरिटेशन नहीं रहती है।
कैटरेक्ट का सबसे कॉमन जो मिथ रहता है कि किसी सीजन में भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस सीजन में नहीं करना, बारिश में नहीं करना, ये सब पुरानी धारणाएं हैं। जब कैटरेक्ट बड़े इंसिशन से किया जाता था, उस पे स्टिचेस वगैरह लगते थे, तब थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बोला जाता था कि इसमें ना करें, इस सीजन में करें। बट ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है कैटरेक्ट, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि किसी भी स्टेज पे करना है कैटरेक्ट, अगर वो आपकी लाइफ को इम्पेयर कर रहा है तो उसको पूरा पकने या फटने नहीं देना है, और किसी भी सीजन में कर सकते हैं। जैसे कैटरेक्ट हार्ड होता जाता है, उसको निकालना, छोटे द्वार से निकालना उतना टफ होता जाता है, तो इसलिए बेटर है कि उसको पकने या पूरा फटने ना दें। जब हम आर्टिफ नेचुरल लेंस को निकाल देते हैं वहां से, जिसमें सफेद धब्बे आ गए हैं, वहां पे हम एक आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं। जो आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है वो मेनली दो तरीके का होता है, मोनोफोकल और मल्टीफोकल। मोनोफोकल यानी उसमें मोनो मतलब एक, फोकस रहता है, एक ही फोकस रहता है, जिसमें हम मोस्टली दूर की नजर को फोकस में रखते हैं। तो इसके कारण दूर की चीज सीधा पर्दे पर पहुंचती है, दूर की चीज पूरी परफेक्टली फोकस्ड रहती है, पर आपको नजदीक का इस्तेमाल करने के लिए, नजदीक की चीज करने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ेगी। इसके विपरीत दूसरा लेंस आता है मल्टीफोकल, जिसमें कि अलग अलग रिंग्स रहती हैं, जिसके कारण आप दूर भी क्लियरली देख सकते हैं, पास भी बिना चश्मे के देख सकते हैं। तो लेंसेज में दो प्रकार आ जाते हैं, मोनोफोकल और मल्टीफोकल। मोनोफोकल में हम दूर की नजर को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको नजदीक का चश्मा लगाना होता है। मल्टीफोकल में दूर और पास दोनों बिना चश्मे के काम हो पाता है। तो ये आपकी जरूरत के हिसाब से जब हम आपसे बात करते हैं कि आपको, क्योंकि दोनों के क्या नफे नुकसान है हम आपसे डिस्कस करते हैं, तो जब हम आपसे बात करते हैं, आपके लाइफस्टाइल को जानते हैं, तो उसके हिसाब से ही हम आपको गाइड करते हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, किस लेंस की तरफ जाना चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि हम छोटे द्वार से ऑपरेशन करते हैं, उसमें और लेटेस्ट हम सेंटर फॉर साइट में कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं फेमटोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, यानी कि ब्लेड फ्री सर्जरी। इसमें जो इनिशियल स्टेप्स हैं मोतियाबिंद के, वो भी सर्जन नहीं करता है, वो भी लेजर के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे कि द्वार बनाना, मोतियाबिंद के छोटे पीस करना, मोतियाबिंद को सॉफ्ट करना, ये सारे स्टेप्स भी लेजर के द्वारा किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको सफेद मोतिया के बारे में बताया, यानी कि जो लेंस है उसमें सफेद धब्बे आ जाते हैं, तो उस लेंस को निकालना है और उसकी जगह पे आर्टिफिशियल लेंस को रखना है। निकालने के एक हमारे पास प्रोसीजर है फेको, जो कि माइक्रो इंसिशन से किया जाता है, और उसी में आगे एडवांस्ड प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं लेजर असिस्टेड फेको, यानी कि रोबोटिक सर्जरी, यानी कि ब्लेड फ्री सर्जरी। लेंसेज में मेनली दो प्रकार हो जाते हैं, मोनोफोकल यानी कि जो दूर की नजर के लिए है और पास का चश्मा लगेगा, और दूसरा है मल्टीफोकल, जिसमें दूर पास दोनों बिना चश्मे के साफ होंगे। दूसरी बीमारी जिसके बारे में मैं आपसे आज ब्रीफ में बात करूंगा वो है ग्लोकोमा, यानी कि काला मोतिया। तो काला मोतिया क्यों होता है? जो हमारे आंख के अंदर जो आई बॉल को मेंटेन करता है, एक अंदर फ्लूइड होता है जो उसको एक बॉल की तरह रखता है, और वो फ्लूइड कॉन्स्टेंटली बनता रहता है, कॉन्स्टेंटली एक जगह पे ड्रेन होता रहता है। ये हमने बताया है कि वो कहाँ से बनता है फ्लूइड और कहाँ पे वो ड्रेन होता रहता है। तो मोतियाबिंद मेनली दो तरीके से होता है, या तो फ्लूइड थोड़ा ज्यादा बन रहा है, या वो कहाँ पे ड्रेन हो रहा है वहां पे ब्लॉकेज है। तो इन कारणों से जो है आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ने के कारण वो प्रेशर पीछे जो नर्व है, नस है, उस पर दबाव डालता है, और इस कारण वो नस धीरे धीरे सूखती है, कमजोर होती है। तो इसमें हमारा जो है मेन ये फोटो में बताया गया कि नॉर्मल इंसान को कैसा दिखता है, और जब नस पे दबाव आने लगता है तो साइड से हमें धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि काला मोतिया डेंजरस है,
क्योंकि जब आपको सेंटर में क्लियर दिख रहा है तो पेशेंट को पता नहीं चलता कि उनको कोई दिक्कत भी आ रही है। इसमें बताया गया है कि रिस्क फैक्टर क्या है, अगर आपके परिवार में किसी को है या फिर ऑब्वियसली अगर एज ज्यादा है तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, उसके लिए आपको जांच कराते रहना चाहिए। और ये सारे टेस्ट हम करते हैं जब हम काले मोतिये को डाउट करते हैं। तो काले मोतिये के इलाज में मैं आपको बता दूं कि अगर हम उसको टाइम पे पकड़ लेते हैं और उसने नस पे दबाव नहीं डाला होता है तो ये ब्लाइंडनेस तक नहीं जाता। ब्लाइंडनेस तक तभी जाता है जब इसको इग्नोर किया जाता है, धीरे धीरे नस पे दबाव आता है और नस सूखती है। क्योंकि जब नस सूखती है, जितनी नस सूख चुकी है हम उसको वापस रिवाइटलाइज नहीं कर सकते, पर अगर नस कम सूखी है तो हम उसको फ्यूचर में सूखने से बचा सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि काले मोतिये को डेंजरस बोला जाता है, एक साइलेंट ब्लाइंडर बोला जाता है कि साइलेंटली ब्लाइंड कर देता है इंसान को। तो अगर काले मोतिये का डाउट है या किसी ने बताया गया है तो इसके इलाज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तो उससे जो नस है फ्यूचर में सूखती नहीं है, कमजोर नहीं होती है और आपको आगे फ्यूचर में दिक्कत कभी नहीं आएगी। इलाज के ऑप्शंस में नंबर 1 है मेडिकल, यानी कि आई ड्रॉप्स को यूज करना, जैसे कि हम बीपी की गोली खाते हैं, थायराइड की गोली खाते हैं या शुगर की गोली खाते हैं, उसी तरह से आई ड्रॉप शुरू कर दी जाती है आंखों का प्रेशर को कम करने के लिए। और फिर प्रेशर कम रहता है तो फिर नस पे दबाव नहीं आता। दूसरा ऑप्शन रहता है लेजर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार जहां पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन रहती है, वहां पे ब्लॉकेज रहती है। तो अगर फ्लूइड फ्लो करने वाले एरिया में ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को हम लेजर से ट्रीट करते हैं, उसको दवाई से ट्रीट करने से ज्यादा फायदा नहीं रहता है, तो वो लेजर से उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर कर दिया जाता है। और अगर इन सब को यूज करने के बावजूद भी प्रेशर हाई रहता है जिससे हमें डाउट है कि वो नस को धीरे धीरे डैमेज करेगा, तो लास्ट ऑप्शन रहती है कि हम सर्जरी करें, सर्जरिकली उसको ऑपरेट करें और फिर प्रेशर को कम करें। तो सेकंड हिस्से में मैंने आपको बताया काले मोतिये के बारे में, जो कि आंखों का प्रेशर बढ़ना है, मतलब आंखों का बीपी है, एक तरह से आंखों का प्रेशर हाई होता है जो कि नस पे धीरे धीरे दबाव डालता है और नस को वीक करता है। तो अगर हम इसको टाइमली पकड़ लें, टाइमली डिटेक्ट कर लें और प्रेशर को कंट्रोल कर लें तो नस जो है वो एज इट इज लाइफ लॉन्ग मेंटेन रहती है। ये है काला मोतिया। हमने सफेद मोतिये के बारे में जान लिया, काले मोतिये के बारे में जान लिया। अब तीसरा हिस्सा मेरा टॉक का जो है कि हम कोरोना टाइम्स में अपनी आंखों का स्पेशल ध्यान कैसे रखें, कैसे आंखों को बचा के रखें, क्योंकि हमारा स्क्रीन पे टाइम जो है बहुत बढ़ चुका है। अब चाहे एंटरटेनमेंट हो, टीवी नॉर्मल देखना हो या फिर न्यूज देखनी हो या फिर आपस में एक दूसरे से गेट टुगेदर करना हो, अगर लाफ्टर क्लब में भी हमें आना है तो हमें कंप्यूटर की जरूरत है, स्क्रीन की जरूरत है, जूम स्क्रीन की जरूरत है। तो ये एक बड़ी नॉर्मल धारणा है कि जो आंखों में रेडिएशंस आ रही हैं उस रेडिएशन से बहुत डैमेज होता है, जो कि गलत है। कंप्यूटर स्क्रीन से कोई भी यूवी रेडिएशंस या हार्मफुल रेडिएशंस नहीं निकलती। तो फिर आंखों को डैमेज क्यों होता है? क्योंकि हम पुअर एनवायरनमेंट, हमारी इम्प्रॉपर हैबिट्स के कारण, हमारे प्रोलॉन्ग्ड यूज के कारण ही हमें आंखों को डैमेज आता है। अगर हम अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर दें, यूजेज को इम्प्रूव कर दें, तो उसी से ही 99% जो तकलीफें जो कंप्यूटर से आती हैं वो हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो ज्यादा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं आजकल, आपके घर में आपके बच्चे भी आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पोता पोती भी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो आप उन सबको भी इस बारे में गाइड कर सकते हैं कि अगर वो कंप्यूटर पे ज्यादा काम कर रहे हैं, उनको सिम्टम्स हैं जैसे कि हेडेक है, आई स्ट्रेन है, रेडनेस है, वाटरिंग है, बैक पेन है, डबल डबल दिखता है, आंखें सूख जाती हैं, फोटोफोबिया, लाइट से सेंसिटिविटी ज्यादा रहती है, स्लीप डिस्टर्बेंस भी देखा गया है बच्चों में, जो रात को सोने से पहले वीडियो गेम खेलते रहते हैं बच्चे, उनको स्लीप डिस्टर्बेंस भी रहता है। तो अगर ये सारी दिक्कतें आ रही हैं तो इसका मतलब
उनको कंप्यूटर के कारण, स्क्रीन के कारण कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो रहा है, कंप्यूटर के कारण आंखें प्रभावित हो रही हैं। और यही जो कंप्यूटर के कारण नुकसान होता है आंखों को, जो डैमेज होता है, ड्राइनेस होता है, ये सारा बढ़ जाता है कि अगर आपने इनअप्रोप्रिएट ग्लासेस लगाए हैं, यानी कि आपका नंबर कुछ और है और थोड़ा सा नंबर अलग लगाया है, तो उस आई स्ट्रेन के कारण, कॉन्स्टेंटली उसी गलत चश्मे के इस्तेमाल के कारण भी, या फिर चश्मा ना इस्तेमाल करने के कारण भी आंखों पे स्ट्रेन बढ़ता है और धुंधला दिखाई देता है, हेडेक होता है, आई स्ट्रेन होता है और सिम्टम्स हमारे और बढ़ जाते हैं। तो मेन रहेगा कि हमें करना क्या है। सबसे पहले आप घर पे भी बच्चों को बता सकते हैं कि पोस्चर होना बहुत जरूरी है, करेक्ट पोस्चर। यानी कि अब हमें लंबे टाइम तक ही कंप्यूटर से काम करना है, तो एक टेबल, चेयर, प्रॉपर एक वर्क स्टेशन होना चाहिए जिसपे कंप्यूटर आपसे 15-20 डिग्री नीचे हो या फिर सेम लेवल पे हो। आपको आगे झुके ना, पीछे ना हो, बैक स्ट्रेट हो, आपकी टेबल चेयर पे बैठे, और स्क्रीन 18 से 24 इंच दूर हो। प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पीछे या साइड की खिड़की से आपकी स्क्रीन पे कोई रिफ्लेक्शंस नहीं आनी चाहिए, जैसे कि इस फोटो में दिखाया है। आपकी स्क्रीन पे से ग्लेयर या रिफ्लेक्शंस नहीं होनी चाहिए। जो आपके कमरे में एक डिफ्यूज इल्यूमिनेशन होनी चाहिए और बहुत अंधेरा भी नहीं होना चाहिए। इसमें फिर से बताया गया कि ग्लेयर नहीं होना चाहिए, स्क्रीन से रिफ्लेक्शंस नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हम एंटी ग्लेयर स्क्रीन मैट का भी यूज कर सकते हैं, स्क्रीन पे एक स्क्रीन गार्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर हम एंटी ग्लेयर जो ग्लासेस आते हैं आजकल, जो मार्केट भी किए जा रहे हैं कि ब्लू रे कट ग्लासेस, एंटी ग्लेयर ग्लासेस, उस टाइप के ग्लासेस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अननेसेसरी ग्लेयर को फिल्टर करता है, रिफ्लेक्शंस को फिल्टर करता है और हमारे आई स्ट्रेन को बचाता है, कम करता है। ब्राइटनेस जो है स्क्रीन की, वो 100% नहीं होनी चाहिए, 70 to 80% होनी चाहिए। यानी कि अगर आप वाइट बैकग्राउंड को देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो वो वाइट जैसा ही लगना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए उसमें से बहुत लाइट आ रही है, और बहुत डल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज आती है कॉन्ट्रास्ट। आपकी स्क्रीन का कॉन्ट्रास्ट हाई होना चाहिए। सो ब्राइटनेस 70 to 80% होनी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट हाई होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, आप बच्चों को भी घर में और सबको गाइड कर सकते हैं कि 10 मिनट्स के बाद का ब्रेक जरूर लेना है हर 1 या 2 घंटे में। 8 से 10 घंटे वर्क फ्रॉम होम करते रहते हैं बच्चे, तो उसमें हर 1-2 घंटे में वो एक 10 मिनट्स का ब्रेक जरूर लें। और सबसे जरूरी चीज 20-20-20 का रूल, यानी कि हर 20 मिनट कंप्यूटर पे काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए किसी 20 फुट की चीज को जरूर देखना चाहिए, 20 फुट दूर चीज को। यानी कि अगर आप पास की चीज को देखे ही जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो हर 20 मिनट के बाद, कंप्यूटर काम के बाद, आप 20 सेकंड के लिए कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी आंख हटाएं और बेशक से कमरे के दूसरे कोने में देख लें या फिर बाहर खिड़की के बाहर सड़क पे देख लें। तो हर 20 मिनट पे 20 सेकंड अपनी नजर जो है कंप्यूटर से जरूर हटानी चाहिए। प्रॉपरली ब्लिंक करना चाहिए। जब हम कंप्यूटर को देखे जा रहे हैं, टीवी को देखे जा रहे हैं, तो हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। बड़े लोग भी ब्लिंक करना भूल जाते हैं। जब हम बड़े होते हैं, उम्र हमारी होती है, तो ब्लिंकिंग वैसे ही कम हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपरली ब्लिंक करते रहें। बैठे बैठे अपने शरीर को जरूर हिलाना चाहिए, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हैं, तो आगे पीछे टांगों को हिलाना, हाथ को हिलाना, नेक को हिलाना, ऐसे स्ट्रेचिंग और सिटिंग एक्सरसाइजेस जरूर करते रहना चाहिए। जैसे कि प्रेसिडेंट सर ने भी बताया कि हम आंखों को हमेशा धोते रहना चाहिए, तो इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, क्योंकि पानी की क्वालिटी आजकल बहुत कम है। वॉश बेसिन में कैसा पानी आ रहा है, हम इसकी श्योरिटी नहीं ले सकते। तो इसलिए बेटर रहेगा कि मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पीने वाले पानी के छींटे मारें, अगर मारनी है तो। यानी कि आरओ वाला जो पानी है, जिस पानी को आप पीते हैं, उस पानी का छींटा मारें, रादर देन डायरेक्ट टैप वाटर के।
और जब आप छींटा भी मार रहे हैं तो ध्यान रखें कि बहुत जोर से चोट ना मारे। कई बार पानी के प्रेशर से आंख में पुतली पे चोट लग जाती है, स्क्रैच आ जाता है, तो इसलिए आराम से मारे, आराम से छींटा करें। अगर छींटों से भी आराम नहीं आता तो नेक्स्ट आता है जो कि बिल्कुल सेफ ऑप्शन है, आर्टिफिशियल टीयर्स यानी कि लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, जो कि आप अपने आप ओवर द काउंटर फार्मेसिस्ट से ले सकते हैं, अपने आप केमिस्ट से ले सकते हैं और ये दिन में डाल सकते हैं। बच्चे भी डाल सकते हैं, बड़े भी डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज है ड्राइनेस को बचाने के लिए कि एसी या कूलर के बिल्कुल सामने डायरेक्ट ना बैठे, डायरेक्ट हवा आपकी आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए। इससे जो है आंसू जो है जल्दी इवेपोरेट होते हैं, ड्राइनेस बढ़ती है। जो घर में कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं उनको आप कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस, क्योंकि वो घर से ही काम कर रहे हैं तो कुछ दिन रुक सकते हैं और चश्मे पर स्विच ओवर कर सकते हैं। एक क्विक रिकैप कि हम कैसे स्क्रीन से अपनी आंखों को बचा सकते हैं। मैंने ये सारी बातें आपसे डिस्कस कर ली हैं, बस एक बार फिर से रिकैप में बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट 20-20-20 का रूल, यानी कि हर 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए अपनी नजर स्क्रीन से हटानी है और दूर की चीज को देखना है। बच्चों को इस बात के लिए रिमाइंड कराना है घर पे। बच्चों को भी सबको कहना है कि बाकी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, रादर देन सब कुछ ही कंप्यूटर से करने की बजाय होमवर्क भी कंप्यूटर से हो रहा है, क्लासेस भी कंप्यूटर से हो रही हैं, तो अब घर में बच्चों को भी बताएं कि एटलीस्ट घर की एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करें। स्क्रीन की ब्राइटनेस को 100% नहीं रखना है, 70-80% रखना है। कॉन्ट्रास्ट अच्छा रखना है स्क्रीन का। पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, आगे झुक के पीछे बेंड होके ऐसे स्क्रीन को नहीं देखना है। और स्क्रीन जो है 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए। अपने आप को रिमाइंड कराते रहना है कि हमें ब्लिंक करना है आईज को जब भी हम कॉन्स्टेंटली टीवी देख रहे हैं या स्क्रीन देख रहे हैं, और हर 2 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर भी आंखों को ड्राइनेस लगती है तो हम ओवर द काउंटर